नमस्कार, आपका राज्य आपकी खबर देख रहे हैं आप। मैं हूं संगीता झा। खबरों में बात करेंगे उत्तर प्रदेश की खबरों के साथ। खबर यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां वर्षों से बंद पड़ी स्वास्थ्य सेवाओं को पुनः चालू कराने के लिए जिला अधिकारी आशुतोष कुमार द्विवेदी ने विशेष पहल की। पीकू वार्ड, एनआरसी, L2 अस्पताल व महिला अस्पताल समेत कई CHC में स्टाफ नर्स की कमी की वजह से सेवाएं प्रभावित थीं। अब इन अस्पतालों में नर्सों की तैनाती कर स्वास्थ्य व्यवस्था को मजबूत किया गया है। कोविड काल की समाप्त संविदा के बाद शासन के निर्देशानुसार 38 स्टाफ नर्सों की पुनः नियुक्ति की गई। जिलाधिकारी ने नर्सों को कर्तव्यनिष्ठा और सेवा भावना से कार्य करने के निर्देश भी दिए हैं। अब संविदा नर्सों को नियुक्ति पत्र देकर बड़ी रूचि स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर बनाने का प्रयास किया गया। इनको किस तरह से कहाँ तैनाती की गई जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बेहतर बन सकें? देखिए, शासन का आदेश था कि कोविड काल में जो काम किए थे और आउटसोर्सिंग से यदि NHM के विभिन्न कार्यक्रमों में कोई पद रिक्त है और उनको नए आउटसोर्सिंग से लेना आवश्यक है, तो उन्हीं में से इनका समायोजन कर लिया जाए आउट सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से। उसी क्रम में 38 लोगों का समायोजन किया गया है। लेकिन इस समायोजन में जिले की स्वास्थ्य व्यवस्था को बेहतर करने के दृष्टिगत समायोजन किया गया है। जैसे आप देख रहे हैं, NRC में कुपोषित बच्चे होते हैं, वहाँ स्टाफ नर्सेज की कमी थी, वहाँ हम लोग 3 महिला स्टाफ दिए हैं। पीकू बंद था, तो पीकू को भी शुरू करने के लिए 3 नर्स की व्यवस्था की गई। जिला अस्पताल में आपको वहाँ की परेशानी महसूस हो रही होगी। 100 बेडेड PNC वार्ड में केवल 1 स्टाफ नर्स काम कर रहे थे। क्या काम हो रहा होगा आपको कल्पना से बाहर है। वहाँ हम लोग 5 दिए ताकि राउंड द क्लॉक 2 नर्सेज रहें। उसी तरह जेरियाट्रिक वार्ड में बुजुर्ग लोगों की भीड़ रहती है, वहाँ भी हम दिए हैं। OT में केवल 1 नर्स काम करती थी, तो OT में भी दिया गया है ताकि राउंड द क्लॉक एक आदमी रहे, मतलब 3 हो जाए। वैसे ही मेडिकल वार्ड में भी दिया गया है, सर्जरी वार्ड में भी दिया गया है, लेबर रूम में दिया गया है। स्ट्रेटेजिक वे में सब जगह उनकी पोस्टिंग की गई है। L2 इतना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर वाला आपका हॉस्पिटल है, लेकिन स्टाफ नर्स के कारण न होने के कारण वहाँ लेबर रूम और डिलीवरी का काम नहीं हो रहा था, तो वहाँ भी दिया गया है ताकि वो सब बंद पड़े या अव्यवस्थित या कमी से अन्यथा परेशान प्रभावित जगहों पर पोस्टिंग की गई है। सर, ऐसा देखा जाता कि जो पड़ोसी जनपद की NM नर्स हैं, वो बॉर्डर पर भी पोस्टिंग कर लेती थी, प्रायः घर चली जाती थी। इस संबंध में क्या कार्रवाई? ये भी किस तरह से आती थी? इस पोस्टिंग में उसका भी ध्यान दिया गया है कि जो पड़ोसी जिले के बॉर्डर वालों को वहाँ नहीं दिया जाए, क्योंकि नर्सेज हॉस्टल हैं, क्वार्टर्स हैं, जो दूर के हैं या पड़ोसी हैं, उनको जिले में उनके जिले से दूरस्थ किया गया है ताकि वहाँ रहने पर नेचुरली काम करेंगे, समय से काम करेंगे और पूरे पारदर्शी तरीके से सुचितापूर्ण ढंग से इनका समायोजन किया गया है। और हर स्टेज पर देखा गया, पूछा गया, माननीय सांसद जी, विधायक जी लोगों की उपस्थिति में भी पूछा गया था, कोई किसी से कोई अदरवाइज डिमांड तो नहीं कर रहा है, यदि कर भी रहा है तो उसको मना कर दीजिए, यदि कोई लिया है तो बताइए, ताकि वो तो कहीं भी ऐसी चीज़ें इसमें नहीं हुई हैं। ये बहुत खुशी की बात है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं हरदोई की, जहां सावन के पावन महीने में हरदोई से निकले 2 शिव भक्तों की पाली कस्बे के रामलीला चौराहे पर भव्य स्वागत हुआ। जहां मोहित सिंह लेटकर तो देवेश कुशवाहा दंडवत यात्रा करते हुए संकट हरण शिव मंदिर सकाहा के लिए कांवड़ लेकर निकले थे। 9 दिन पूर्व शुरू हुई यह यात्रा श्रद्धा और भक्ति से परिपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी के पाली मंडल अध्यक्ष राकेश रंजन त्रिवेदी समेत तमाम लोगों ने पुष्प वर्षा कर और माला पहनाकर दोनों का सम्मान किया। जयकारों के बीच दोनों शिव भक्तों का उत्साह बढ़ा। आज हमारे 2 भाई, एक पसिगमा का और एक जगदीशपुर का रहने वाला जो है, वो आपके पांचाल घाट से एक लड़का लेटकर और एक दंडवत करते हुए दोनों भोलेनाथ के जल चढ़ाने के लिए जो सकाहा मंदिर पर जा रहे हैं, उनके लिए हम लोग यहाँ पर आज स्वागत के लिए एकत्र हुए थे।
तो हमने और हमारी पूरी टीम ने, पाली के पूरे क्षेत्र के लोगों ने यहाँ पर उनका भव्य तरीके से स्वागत सत्कार किया और सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए आज ये युवाओं की जो प्रेरणा स्रोत हमारे दोनों भाई यहाँ से निकल रहे हैं, मैं उनको अपनी तरफ से और अपनी पूरी टीम की तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। और उनसे ये मैंने जो बात की उन्होंने बताया कि हम इसी तरीके की आगे भी यात्राएं अपने सनातन धर्म को बढ़ाने के लिए करते रहेंगे। धन्यवाद। अगली खबर फर्रुखाबाद से है, जहां फर्रुखाबाद के सब रजिस्ट्रार कार्यालय की तिजोरी का ताला तोड़कर 4,58,000 रुपए चोरी हो गए। पुलिस ने कर्मचारियों पर शक जताया और फॉरेंसिक जांच के लिए टीम बुलाई। सीसीटीवी कैमरे बंद मिले। रजिस्ट्री ऑफिस में आज ये ताले टूटे हैं, क्या मामला है, क्या मतलब निकल गया, गए हुए थे जांच की? वो सुबह सूचना इस आशय की प्राप्त हुई थी, सब रजिस्ट्रार साहब का फोन आया था कि जो बाहर शटर लगता है ऑफिस का, सब रजिस्ट्री ऑफिस, उसके ताले टूटे हुए थे और अंदर के भी जो दरवाजे हैं उनके कुछ ताले टूटे हुए थे। और एक जो करेंसी सेफ है, उस करेंसी सेफ के भी ताले तोड़े गए थे और वहाँ पर कुछ ऐसे साक्षी भी मिले हैं जैसे लगता है कि बाहर से आकर के किसी ने ताले तोड़े और वहाँ से कुछ चोरी की हो। अभी क्या क्या चीज़ें चोरी हुई हैं इसकी सूची पूरी वो सब रजिस्ट्रार साहब तैयार कर रहे हैं और तैयार करके अपनी जो तहरीर है थाने को दे रहे हैं। थाने से भी टीम आई थी देखने के लिए और साक्ष्य संकलन के लिए जो फोरेंसिक टीम है उसको भी रखी। सर बताया जा रहा है कुछ कैश भी रखा हुआ था, कल का बचा। अब ये सब रजिस्ट्रार साहब बेहतर बता पाएंगे क्या स्थिति थी, क्योंकि अभी जो देखने से प्रथम दृष्टि आई है कि वास्तव में वहाँ ताले तोड़े गए हैं और वहाँ एंट्री की गई है। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के कानपुर की। कानपुर में मंदिरों पर अवैध कब्जे और तोड़फोड़ के विरोध में बजरंग दल समेत कई हिंदू संगठनों ने पुलिस कमिश्नर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। मामले को लेकर हिंदू संगठनों का आरोप है कि मिश्रित आबादी वाले क्षेत्रों में मंदिरों पर कब्जा कर व्यापारिक गतिविधियां चलाई जा रही हैं और सार्वजनिक पूजा स्थलों पर अवैध निर्माण कर मंदिरों को नुकसान पहुंचाया गया है। और इस पर ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर आशुतोष कुमार ने कहा कि एसीपी व एसडीएम की टीम बनाकर ऐसे मंदिरों की पहचान की जाएगी और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो वहीं संगठन ने चेतावनी दे रहे हैं कि इस बार वे चुप नहीं बैठेंगे और लगातार मामले पर कार्रवाई की मांग की जा रही है। कि हिंदू संगठन के कुछ कार्यकर्ता आज हमारे पास आके इन्होंने ज्ञापन दिया है जिसमें इन्होंने कई स्थानों पर ये बताया है कि वहाँ प्राचीन मंदिर बने हैं, कहीं शिवलिंग है, कुछ और पुरानी धार्मिक हम लोग की जो हिंदुओं की हैं उनको तोड़ करके परिवर्तन किया जा रहा है, कहीं मंदिर की दीवार को तोड़ा जा रहा है, कहीं शिवलिंग के बगल में मीट को काटा जा रहा है। इस तरह की इन्होंने जानकारी दी है। तो ये एक बड़ी गंभीर विषय है और इस पर जो कम्युनल फैब्रिक यहाँ का ये इसमें प्रॉब्लम हो सकती है। इसको मैं तत्काल अभी एसीपी और एसडीएम की टीम बना के इनको भेजूंगा जो जाके वेरीफाई करेंगे और जो दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई कराई जाएगी। सर इसमें कुछ लोग वो भी हैं जो पूर्व में भी जिनके नाम आए, क्योंकि हिंदू संगठन पूर्व में भी ऐसे लोगों को पड़ा है जो वंशों के साथ पकड़े गए, क्या उसको भी तहरीर कराया जाएगा सर? इसमें उन नामों को भी वेरीफाई कराया जाएगा? हाँ देखिए, अगर ऐसा है तो देखिए मैं इस तरह की घटनाओं पे आप जान रहे हैं कि काफ़ी हाइटेंड सेंसिबिलिटी है। इसमें सावन का त्यौहार भी चल रहा है, कांवड़ियों का आवागमन भी हो रहा है। इस तरह की कोई अगर बात होगी तो लोगों का उग्र होना और लॉ एंड ऑर्डर का ब्रेकडाउन होना बहुत ही वो है पॉसिबल है। इसको बिल्कुल सीरियसली ले करके जो भी उसमें होंगे, मुझे पहले का तो नहीं पता परंतु अब हम लोग बिल्कुल स्ट्रिक्ट कार्रवाई इसमें करवाएंगे। कानपुर जिसको छोटी काशी के रूप में कहा जाता है और जाना जाता है, ऐसे कानपुर को एक तरीके से जिहाद की नगरी बनाने में जो ये जिहादी तुले हुए हैं और कहीं ना कहीं लैंड जिहाद के माध्यम से कानपुर के जो मिनी पाकिस्तान है वहाँ पर जो हमारे हिंदू भाई जो डर से पलायन कर गए थे वह उन क्षेत्रों में मंदिरों को ध्वस्त कर वहाँ पर जिस तरीके से भवन निर्माण कराए जा रहे हैं और भवन निर्माण कराने के बाद जो बचे मंदिर हैं उनकी जो दुर्गति की गई है उसके विरोध में आज हम माननीय ज्वाइंट कमिश्नर साहब के पास एक लिखित शिकायत देने आए हैं, जिससे हिंदू समाज की और बहुसंख्यक समाज की जो धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं उन धार्मिक भावनाओं को आहत होने से बचाया जाए और जो हमारे मंदिर एक तरीके से ध्वस्त किए गए हैं, जिनको कब्जा किया गया है, उनको मुक्त कराया जाए और ऐसे भूमाफियाओं पर एक कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाए। आश्वासन ये दिया गया है कि अभी एक संयुक्त टीम बनाई जाएगी और टीम बनाने के बाद ऐसे मंदिरों को चिन्हित कर और जो जिन मंदिरों को हम लोगों ने लिस्ट बना कर दी है उन सभी मंदिरों को मुक्त कराया जाएगा और भूमाफियाओं पर और जो इस पूरे गैंग में जो लोग शामिल हैं उन सभी पर कार्रवाई सुनिश्चित कराई जाएगी। और यह कार्रवाई अगर तय समय पर नहीं होती है और यह कार्रवाई नहीं कराई जाती है तो निश्चित तौर पर हिंदू समाज संवैधानिक रूप से
जो भी आंदोलनकारी रास्ता होगा वह चुनेगा। खबरों में अब बात करते हैं यूपी के आजमगढ़ की, जहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के ऑपरेशन कायाकल्प अभियान में आजमगढ़ के बासुपार बनकट प्राथमिक विद्यालय को अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस किया गया। जहां प्राथमिक विद्यालय में एसी क्लासरूम, प्रोजेक्टर, वाईफाई, डिजिटल लाइब्रेरी, सीसीटीवी, आरओ पानी, टाइल्स, इंटरलॉकिंग झूले और आधुनिक रसोई जैसे नवाचारों से इसे मॉडल स्कूल बना दिया है और विद्यालय की भव्यता से छात्र संख्या 55 से बढ़कर 90 हो गई। वहीं प्रधान प्रतिनिधि, प्रधानाध्यापक व अन्य की मेहनत से यह स्कूल अब किसी निजी विद्यालय जैसा दिखता है और यहाँ छात्रों के मानसिक, शारीरिक और शैक्षिक विकास की संपूर्ण व्यवस्था भी की गई है। पहले आप अपना परिचय दें। मैं गरिमा मिश्रा, ग्राम विकास अधिकारी, आजमगढ़ जनपद के विकासखंड अजमतगढ़ में कार्यरत हूँ। ये मेरी ग्राम पंचायत है बासुपार बनकर। अच्छा, ये विद्यालय बासुपुर का डेवलप किया गया है आपके क्षेत्र में, जी हाईटेक बना दिया गया है प्राइमरी विद्यालय। कैसा महसूस हो रहा है, किस तरह से आप लोग इस काम को अंजाम दिया? मैं बहुत ही अच्छा महसूस कर रही हूँ। मुझे ऐसा महसूस हो रहा है कि अपनी सर्विस का मेरा जो काल है उसे मैंने एक बेहतर कार्य किया है विद्यालय को अच्छा बनाने के लिए, क्योंकि बच्चे ही हमारे समाज का भविष्य हैं और उनके भविष्य को सुधारने के लिए हमने काम किया हुआ है। इसमें प्रधान जी का भी बहुत योगदान रहा है हमारे साथ कदम से कदम मिला के चलने में, और मेरा जो सहयोग है उसको हमने किया है। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। मैं धनंजय मिश्र, प्रभारी प्रधानाध्यापक बासुपार बनकर। अच्छा प्रधानाचार्य जी, आपके विद्यालय को इस तरह से नजीर के रूप में प्रस्तुत किया गया, डेवलपमेंट किया गया, कैसा महसूस कर रहे हैं? बहुत खुशी महसूस कर रहे हैं, बहुत अच्छा लग रहा है, जो कि ये प्रधान जी और प्रमुख जी की कृपा रही और हमारी ये व्यवस्था बहुत यहाँ जर्जर रही है। पूर्व में यहाँ बच्चे जमीन पर बैठते थे और हम जब से आए तब से बच्चों का नामांकन घटता गया। ये देखने में लगा कि स्थिति खराब है। तब कुछ बच्चे के गार्जियन आते थे, कहते थे कि बच्चे हमारे जूते मोजे पहन के आते हैं और ज़मीन पर बैठते हैं। ये सब मैं इस बात को प्रधान जी के बनने के बाद प्रधान से आग्रह किया। प्रधान ने कहा कि सारी व्यवस्थाएं होंगी, तो इस जो है प्रधान जी ने एक्शन लिया और कार्य हुआ। तो आज बच्चे हमारे बेंच कुर्सी बैठ रहे हैं। अच्छा, आपको सरकार द्वारा पुरस्कृत भी किया गया, क्या विशेषता? मेरा प्री प्राइमरी में जो है मेरा योगदान अच्छा रहा है, इसलिए मुझे पुरस्कृत किया गया था। अच्छा प्रधानाध्यापक, इस विद्यालय को इतना सुदृढ़ और सुंदर बनाने में आपका कितना योगदान रहा? अब मैं क्या अपना योगदान बताऊं, फिर भी जो है अब आप देख रहे हैं सारा योगदान प्रधान जी प्रमुख का है। मेरा जो है मुझसे जो बन सका मैं किया अपने हिसाब से। जैसे कुछ मद जो हमारे कंपोजिट का है पूरा हमने लगाया, उसके बना अपना कुछ बजट अलग से लगाया और अथक परिश्रम करता हूँ इसके लिए। जितनी भी समय हो पूरा फुल टाइम देता हूँ, छुट्टियों में भी आकर के मैं यहाँ कार्य करता हूँ और आप देख ही रहे हैं सुबह से चल रहा है। यूपी के कानपुर से खबर है, जहां कानपुर नगर के ऐतिहासिक मंदिरों और धार्मिक स्थलों पर आधारित पुस्तक देवालय का विमोचन जिलाधिकारी श्री जितेंद्र प्रताप सिंह ने सरसैया घाट स्थित नवीन सभागार में किया। पुस्तक के लेखक हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजेश वाजपेयी ने वर्षों से शोध के बाद कानपुर के 150 से अधिक प्राचीन मंदिरों का सांस्कृतिक, पौराणिक और ऐतिहासिक विवरण इसमें संकलित किया है। जिलाधिकारी ने इसे नगर की सांस्कृतिक विरासत संरक्षित करने वाला महत्वपूर्ण प्रयास बताया है। डॉक्टर वाजपेयी ने यह भी कहा कि यह पुस्तक उपेक्षित धार्मिक स्थलों की महत्ता को आम जन तक पहुंचाने का प्रयास है। हाँ, हमारे जो एक शासकीय अस्पताल है उर्सुला का, उन्हीं के एक डॉक्टर हमारे डॉक्टर राजेश वाजपेयी जी, जो वैसे हड्डी रोग विशेषज्ञ हैं, उन्होंने कानपुर शहर की जो पौराणिक, सांस्कृतिक, सामाजिक विरासत को संजोकर एक पुस्तक लिखी है, जिसमें कि बहुत सारे जो प्रमुख मंदिर हैं इस जनपद के, जो कि बहुत पुराना शहर हमारा है कानपुर, और बहुत सारी पौराणिक कथाएं हैं, तो उन पौराणिक कथाओं का संज्ञान लेते हुए और जो ऐतिहासिक साक्ष्य या किंवदंतियों को मिलाते हुए जो तथ्य सामने आए हैं उसको संकलित करने का इन्होंने प्रयास किया है। देखिए, जब हमने इस बारे में सर्च करना शुरू किया था कि कानपुर में मंदिर पहले हमारी जो विचारधारा थी कि कानपुर नया शहर है, यहाँ पे मंदिरों का अभाव होगा, लेकिन जब सर्च करना शुरू किया तब मालूम पड़ा कि यहाँ पे मंदिर, कई सारे मंदिर हैं। फिर उनको हमने उनके सबके बारे में जानकारियाँ एकत्र की और उनको फिर अलग अलग उसमें विभाजित किया। जैसे आर्कियोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के मंदिर कौन कौन से हैं, धार्मिक इंपॉर्टेंस के मंदिर कौन से हैं, पौराणिक इंपॉर्टेंस के मंदिर कौन से हैं, इस तरीके से सबका अलग अलग विभाजन किया और उसके आधार पर फिर सबको
सबके बारे में जानकारी एकत्र करके इसका पुस्तक रूप दिया। खबरों में अब बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी कमिश्नरेट पुलिस और एसटीएफ की संयुक्त टीम ने अवैध हथियार फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है। फैक्ट्री से बड़ी मात्रा में हथियार, कारतूस और उपकरण बरामद हुए जो कई राज्यों में सप्लाई किए जाते थे। एक तस्कर को वाराणसी रेलवे स्टेशन से हथियारों की डिलीवरी के वक्त गिरफ्तार किया गया, तो वहीं पुलिस गिरोह के अन्य सदस्यों की तलाश में दबिश दे रही है। डीसीपी प्रमोद कुमार ने बताया कि यह कार्रवाई अपराध पर कड़ी लगाम लगाने की दिशा में बड़ी सफलता है। वाराणसी में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने के लिए कार्रवाई लगातार जारी है। कैंट और जो लखनऊ एसटीएफ की टीम है, इसके एक जॉइंट ऑपरेशन में एक बड़ी सफलता प्राप्त हुई है, जिसमें एक व्यक्ति को पकड़ा गया जिसका नाम मिठाई लाल है। ये मूलतः रहने वाला अदलाहट थाना का है और जनपद मिर्ज़ापुर का है। हाल पता इसका आशापुर में है। इसके पास हम लोगों को पहले से सूचना थी, हम लोग काफ़ी दिनों से इसके उसमें लगे हुए थे और इसके जो पकड़ा गया तो इसकी निशानदेही पे जो इसकी फैक्ट्री है जो इसके घर पे संचालित हो रही थी, उसको भी हम लोगों ने सारा जो सामान है उसको रिकवर किया है, जिसमें आप देखेंगे भारी मात्रा में कारतूस है, 3 पिस्टल्स हैं 9mm की, एक अर्धनिर्मित पिस्टल है और अलग अलग बोर्स के भी पिस्टल्स वो कारतूस बरामद हुए। साथ ही साथ जो मैगजीन्स है वो भी बरामद हुई है। इसके ऊपर टोटल जो पहले हिस्ट्री हमने निकाली है 7 मुकदमे हैं। अभी पुलिस ये प्रयास कर रही है कि जहाँ जहाँ इसने बेचा है उसका भी ट्रेस कराएं, यानी कि जो फॉरवर्ड लिंकेज है वो, और जहाँ से इसको ऑर्डर्स आते थे वो भी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं। इसकी पूरी हम लोग डिटेल्स निकाल रहे हैं, कहाँ कहाँ किससे टच में था। पुलिस इसको अभी जेल भेज दी है, इसके बाद इसको हम लोग पुलिस कस्टडी रिमांड में लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे। आपने कही है जी, फैक्ट्री की बात आपने कही है, तो क्या आंकड़ों के रूप में ये अवैध असले को तैयार करता था, कुछ इसका? देखिए अभी जो इसके जो हम लोगों का स्केल है वो देख के लग रहा है कि ये महीने 2 महीने में 1 2 या 3 पिस्टल बना लेता होगा। तो अभी हमारे पास 3 रिकवर हुई हैं। अगर इसने पहले भी चूँकि बेची है कहीं नहीं, तो उसको भी हम डिटेल्स पता कर रहे हैं कि किससे किसको बेची है। तो उसको कुछ पता चला कब से संचालित हो रहा था ये फैक्ट्री? हाँ, जो अभी इनिशियल पूछताछ हम लोगों ने करी है उसमें ये काफ़ी दिनों से बता रहा है कि लगभग 2-4 महीने से तो अभी चला ही रहा था। बट इसके ऊपर मुकदमे आर्म्स एक्ट के बहुत ज़्यादा हैं, 2005, 7, 8 से हैं। तो ये पहले शायद खरीदता रहा होगा, अब इसने धीरे धीरे काम ये सीख के बेचना चालू कर दिया है। पुलिस कस्टडी रिमांड पे लेंगे और गहनता से पूछताछ करेंगे जो चीज़ें। आसपास के जिलों में किन जिलों में इसका था? देखिए अभी ऐसे हम नहीं बता पाएंगे कि किस किस जिलों में बेचा था, बट हम लोग जो जिनको बेचा है उनके हम लोग ट्रेस कर रहे हैं। बाकी पुलिस कस्टडी रिमांड लेंगे जहाँ पे गहनता से पूछताछ होगी। और भी बता पाया है कि ये पिस्टल कितने में बेचता था, क्या है? नहीं, ये पैसे की पूछताछ अभी हम लोगों ने करी है। अलग अलग बोर के अलग अलग क्वालिटी की जो होती थी, जो अगर देसी होता था वो सस्ते में बिकता है, बाकी जो अगर हाई क्वालिटी मेड है तो वो महंगे में 50-60 हज़ार रुपये में बेचता था, ऐसे पता चला है। तो आगे भी आप लोग कार्रवाई करेंगे जो जिनको ये बेचा है? जी बिल्कुल, उनको भी हम लोग ट्रेस करा रहे हैं, कहाँ कहाँ बेचा उनको भी रिकवरी करेंगे। हाँ जी, उसको सीपी सर के तरफ से 20,000 रुपये का इनाम दिया। खबरों में बात अब कानपुर की करेंगे। कानपुर सहित उत्तर भारत के 159 स्कूलों को बम से उड़ाने की धमकी वाला ईमेल मिलने से हड़कंप मच गया है। जहां गुलमोहर, जयपुरिया और एमिटी जैसे प्रतिष्ठित स्कूलों ने ईमेल की पुष्टि की। इसी को लेकर सुरक्षा एजेंसियों ने त्वरित सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है और सभी स्कूलों में बच्चों को सुरक्षित किया जा रहा है, जिसकी वजह से अभिभावकों और छात्रों में भय का माहौल बना हुआ है। संयुक्त पुलिस आयुक्त आशुतोष कुमार ने बताया कि ईमेल की लोकेशन और स्रोत का पता लगाने के लिए खुफिया एजेंसियां जांच कर रही है और प्रशासन हर स्तर पर अलर्ट है और सतर्कता बरती जा रही है। देखिए यहाँ एक मीडिया के थ्रू हम लोग को पता चला, हमारे ऑफिशियल आईडीज पे तो कोई मेल नहीं आया है, परंतु यहाँ बताया जा रहा है कुछ प्रोमिनेंट स्कूल्स हैं, करीब 15 स्कूल्स, उनके आईडी पे मेल आया है जिसमें बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। आपको ज्ञात होगा इस तरह की धमकियां दिल्ली के कुछ स्कूलों में भी आई थी और ऐसे किसी भी धमकी के आने पे जो प्रोटोकॉल है कि इट हैज़ टू बी टेकन सीरियसली, और हम लोग की जो यूनिट्स हैं वो उनको सबको एक्टिवेट कर देंगे। साइबर सेल से हम लोग ट्रेस करने का प्रयास कर रहे हैं कि इसको सेंडर कौन है, और सुरक्षा के जो भी मानक हैं उसके अनुसार हम लोग कार्रवाई करा रहे हैं। हमारे बॉम्ब डिटेक्शन स्क्वाड्स हैं, हमारे पास डॉग स्क्वाड है और हमारे इंटेलिजेंस की टीम्स हैं, वो उनको एक्टिवेट कर दिया गया है, टीमों को लगा दिया गया और सबको अलर्ट कर दिया गया है कि वो बिना चेक किए अंदर ना जाने दें, जो सामान जा रहा है उसको चेक करें। जब तक कि हमारा फाइनली इस आदमी को खोज नहीं लिया जाता तब तक हमारे ये प्रयास जारी रहेंगे। अगली खबर यूपी के फिरोजाबाद से है। फिरोजाबाद जिला कारागार में बंदियों और स्टाफ को तेजी गर्मी और बारिश और सर्दी से राहत देने के लिए टीन शेड निर्माण का भूमि पूजन किया गया। इस काम के लिए विधायक मनीष असीजा ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से धन स्वीकृत कराया। टीन शेड बनने से जेल परिसर में बेहतर संरक्षण मिलेगा। भूमि पूजन कार्यक्रम में बीजेपी के कई वरिष्ठ नेता, जेल अधीक्षक अमित चौधरी, जेलर और स्टाफ मौजूद रहे। यह योजना बंदियों और जेल कर्मियों के लिए राहत देने वाला कदम माना जा रहा है।
एक बताया कि यहाँ पर अगर एक शेड लग जाएगा तो बरसात है या बहुत ज़्यादा गर्मी का समय है तो उस समय अगर ये शेड होगा तो बंदियों की सुविधा और बंदियों के साथ साथ जो ड्यूटी पर जेल के जो कर्मचारी हैं उनको भी बहुत सुविधा मिलेगी। उसी क्रम में मैं आपके चैनल के माध्यम से माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी जी का बहुत हृदय से आभार प्रकट करना चाहता हूं कि हमारे जनपद कारागार के फिरोजाबाद के कोई भी विकास कार्य हो, कोई भी प्रस्ताव जब हम लोग वहाँ उनके समक्ष प्रस्तुत करते हैं तो अत्यंत सहानुभूतिपूर्वक, अत्यंत कृपापूर्वक और एक बंदी हित में माननीय योगी जी जो एक योगी का भाव है उनके लिए सभी समान है, वो तुरंत इसमें बजट सेंक्शन करते हैं। तो उसी क्रम में आज ये एक शेड बनने जा रहा है। खबरों में अब बात करेंगे यूपी के बिजनौर की। बिजनौर में गुलदार के हमले का सिलसिला लगातार जारी है। नहटोर थाना क्षेत्र के गांव मंडोरी में 10 वर्षीय कणिका को गुलदार ने गन्ने के खेत में उठाकर जंगल में ले जाकर मार डाला। शव अधखाया हालात में मिला। इससे पहले भी इसी गांव में एक बच्ची की गुलदार ने जान ली थी। ग्रामीण वन विभाग की लापरवाही पर नाराज हैं और सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। सीसीटीवी में भी गुलदार की फोटो कैद हुई है। प्रशासन और वन विभाग ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी है। ग्रामीणों का दबाव भी लगातार बढ़ता जा रहा है। महेश कुमार, कहाँ के ग्राम प्रधान? ग्राम मंडौरी और मैं जो हमारी पंचायत नसीबपुर लगती है। अच्छा, क्या घटना हुई आपके गांव में? ये गुलदार ने लड़की उठाई है। किसकी लड़की थी? रवि कुमार की। क्या नाम था लड़की का? कनिका। तो ये कब उठाई थी? रात करीब 6 बजे, 6 साढ़े 5 बजे। अब लड़की कहाँ मिली? ये जंगल में गन्ने खेत में। तो ये मिली कब है? अभी सुबह मिली। पूरी रात तलाश किया इसको? हाँ, और सुबह से फिर लग रहे थे। जब वन विभाग की टीम भी आई थी? हाँ, आई थी। अब ग्रामीण क्या चाह रहे हैं? ये चाह रहे हैं कि ये गुलदार पकड़े जाए। अगली खबर यूपी के रायबरेली से है। रायबरेली पुलिस ने धोखाधड़ी कर 307 कुंटल चावल बेचने के मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई एसपी यशवीर सिंह के निर्देश पर और एएसपी संजीव कुमार सिन्हा के पर्यवेक्षण में थाना डीह पुलिस ने की। पकड़े गए आरोपियों में मोहम्मद इसरार, मोहम्मद आसिफ, मोहम्मद तफरेज और मोहम्मद शमसुल हुदा शामिल हैं। सभी के फर्जीवाड़े से चावल बेचकर आर्थिक लाभ उठाया था। पुलिस का कहना है कि यह गिरफ्तारी अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान की एक बड़ी सफलता है। ये रायबरेली के थाना डी में एक वादी ने बताया कि एक ट्रांसपोर्टर को उसने 307 कुंटल चावल अहमदाबाद में सप्लाई करने के लिए दिए थे। वह अहमदाबाद में ना पहुंचा। इस बात की सूचना पुलिस को मिली और इस संबंध में मुकदमा अपराध संख्या 125/25 अंतर्गत धारा 318 और बीएनएस, जिसको बाद में अनावरण के क्रम में हमने धारा बढ़ा करके 319, 316, 317, 338, 336, 340, 61 बीएनएस की बढ़ोतरी करके वर्तमान में विवेचना प्रचलित है। तो जब ये उसने बताया कि वहाँ नहीं पहुँचा तो फिर इसकी पुलिस ने विस्तार से तफ्तीश की। तफ्तीश में यह बात प्रकाश में आया कि जो मोहम्मद इसरार नाम का जो मुख्य अभियुक्त है, इसने फर्जी ड्राइविंग लाइसेंस, आरसी और फ़ोन नंबर जो है यूज कर करके जो है इनके यहाँ से माल लिया और माल को अहमदाबाद में फर्जी तरीके से अपने मोबाइल को भेज दिया ताकि इनके सप्लायर को यह लगे कि ये माल अहमदाबाद पहुँच गया है अपने भाई के माध्यम से। लेकिन इसने फतेहपुर के एक राइस मिल में अपने साथियों के सहयोग से, जो अन्य साथी हैं इनके आसिफ हुसैन, तबरेज और शमसुल हुदा, इनके सहयोग से जो है राइस मिल में बेचा और उस बेचने के क्रम में इनको कुल 3,60,000 और 4,90,000 दो भाग में रुपए 2 लोगों को प्राप्त हुए, जिसमें पुलिस ने 3,06,000 रुपया जो है बरामद कर लिया है और इनकी गाड़ी का फर्जी नंबर प्लेट, फर्जी आरसी इत्यादि ये किया है। और भी हमारे लगभग 3-4 वांछित अभियुक्त हैं और ऐसा बताया गया कि उनके पास पैसे हैं और हम लोगों ने उस पर दबिश डाल रहे हैं और जल्दी ही उनको भी गिरफ्तार कर करके शेष रुपयों की भी बरामदगी कर ली जाएगी। और इन लोगों ने फौर्जरी तरीके से आरसी, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह का यूज कर करके बेच करके इसको यह गुमराह किया सप्लायर को कि माल अहमदाबाद पहुंच गया है और इस प्रकार पुलिस ने डी थाना क्षेत्र में एक अच्छा गुड वर्क किया। ये अभी तक हमारे तफ्तीश में अभी राइस मिल से उनके जो भी सामान था उसका पैसा उनको इस बात का ज्ञात नहीं था। उनको ये जो अभी हमारी तफ्तीश में आया है, एक व्यापारी ने उन्होंने पूरा पैसा इसको माल के कीमत के हिसाब से
दिया है, तो इसलिए अभी हमें प्रथम दृष्टया उनके ऊपर भी किसी भी तरह का शक अभी नहीं है, लेकिन विवेचना हमारी प्रचलित है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर से खबर है। सीतापुर में गौशालाओं की डिजिटल निगरानी अब शुरू हो गई है। गौवंशों की सुरक्षा के लिए बड़ा कदम प्रशासन ने उठाया है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देशों के बाद सीतापुर जिला प्रशासन ने गौशालाओं की निगरानी के लिए डिजिटल व्यवस्था शुरू की है। जिलाधिकारी अभिषेक आनंद ने बताया कि जनपद की सभी गौशालाओं में कैमरे लगाए गए हैं, जिनकी मॉनिटरिंग जिला स्तर से की जाएगी और मुख्य विकास अधिकारी और जिला कार्यक्रम अधिकारी के नेतृत्व में टीम गठित कर निगरानी की जा रही है। और इस पहल का मुख्य उद्देश्य गौवंशों की बेहतर देखरेख और सुरक्षा सुनिश्चित करना है। शासन के निर्देश पर यह त्वरित और प्रभावित कदम उठाया गया है। देखिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिया था कि जनपद में जितने भी गौशालाएं हैं तो उसकी मॉनिटरिंग के लिए उसको कंट्रोल रूम से जोड़ा जाए, वहाँ कैमरा लगा के। तो पिछले 15-20 दिनों से हम लोग यहाँ प्रयास कर रहे थे और सीडीओ साहब और डीपीआरओ साहब के प्रयासों से हर ग्राम पंचायत जो भी गौशाला संचालित कर रही है वहाँ पे एक कैमरा लगाया गया है। एक या एक से अधिक संख्या में भी कैमरा लगाए गए हैं, गेट पे भी और उस पे भी, और उसको हम लोगों ने यहाँ कंट्रोल रूम से जोड़ा है ताकि जो गौशालाओं की मॉनिटरिंग है उसको हम लोग अच्छे स्तर से कर सकें। जो माननीय मुख्यमंत्री जी और शासन की मंशा है कि गौशालाओं को अच्छे से संचालित किया जाए और जो लोकल लोग वहाँ संचालित कर रहे हैं ग्राम प्रधान सचिव, उन पर नियंत्रण रखा जाए। उसी क्रम में ही इसकी शुरुआत यहाँ जनपद में की गई। अगर कमियां पाई जाती है तो क्या करना? देखिए, इसके लिए हम लोगों ने सिस्टम बनाया है। यदि कैमरा डिस्कनेक्टेड होगा तो उसके लिए डीपीआरओ अपने स्तर से कार्रवाई करेंगे सचिवों पे, और यदि कोई कमियां होंगी तो उसके निराकरण के लिए हम लोग पहले वीडियोस को पत्र लिखेंगे। यदि निराकरण नहीं होगा तो फिर संबंधित की जिम्मेदारी तय करके कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल के लिए खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए इसी तरह बने रहिए सुदर्शन न्यूज के साथ। जय हिंद।